हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे ग्लैंड्स वाला टॉपिक हम कर रहे थे। तो उसमें हमने कुछ ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स भी स्टडी कर लिए थे। प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि जो जीटीएच है वो स्त्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाड्स कौन कौन से होते हैं? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ओवरीज से ओवम का जब ओवम प्रोडक्शन होता है, ओवम का सिक्रेशन होता है, तो उस समय बहुत सारे स्टेप होते हैं। उस एक स्टेप में फॉलिकल बनती है। फॉलिकल भी इसमें कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल। तो ये क्या करता है? इस फॉलिकल के डेवलपमेंट को और इस फॉलिकल से एस्ट्रोजन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। इसके अलावा मेल में क्या करता है? मेल में ये टेस्टिस से होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं और ये स्पर्म के प्रोडक्शन को प्रेरित करता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण भी इससे प्रेरित होता है। नेक्स्ट में हमने देखा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का उत्सर्जन करने के लिए, ओवम का प्रोडक्शन करने के लिए जो हार्मोन उसको प्रेरित करता है वो है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन या फिर अंडोत्सर्ग। इसके अलावा जब इससे ओवम बाहर निकल जाता है तो बची हुई जो संरचना है वो कार्पस ल्यूटियम कहलाती है और इस कार्पस ल्यूटियम से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। यहाँ पर ये ल्यूटियम शब्द है, इसीलिए इस हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा मेल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनने को प्रेरित करता है। फिर हमने देखा एमएसएच। एमएसएच है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट क्या होती है? स्किन में कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम मिलेनोसाइट कहते हैं। ये क्या करती है? हमारे स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार होती है और यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? इन मिलेनोसाइट को प्रेरित करता है और प्रेरित करके उनमें मिलेनिन जो पिगमेंट है उसके फॉर्मेशन को प्रेरित करता है और उसकी वजह से हमारे स्किन का कलर डार्क होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? फीमेल में गर्भावस्था के अंतिम समय में गर्भाशय की दीवार की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें संकुचन को प्रेरित करता है ताकि प्रसव हमारा इजीली संपन्न हो सके। इसीलिए इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है प्रसव हार्मोन। और इसके अलावा प्रसव के पश्चात, डिलीवरी के पश्चात ये दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रवण को प्रेरित करता है। इसीलिए इसी हार्मोन का एक और नाम है दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। और इसके अलावा ये जो हार्मोन है फीमेल में ज्यादा पाया जाता है, भावुकता, प्यार, स्नेह आदि के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए इसको लविंग हार्मोन भी हम कहते हैं। इसके बाद हमने देखा एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसी का एक और नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? जो हमारी किडनी होती है उसमें उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका से ये किसके H2O के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें H2O ज्यादा मात्रा में जाता है और वो रक्त के साथ मिलकर रक्त वाहिनियों की भित्तियों पर दाब लगाने लग जाता है, प्रेशर लगाने लग जाता है। इसीलिए इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमने देख लिया। यूरिन की कम मात्रा उत्पन्न होती है क्योंकि H2O का अगर अवशोषण कर लिया जाएगा तो यूरिन कम मात्रा में बनेगा। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो यूरिन जो है वो अधिक मात्रा में बनेगा और उस कंडीशन को एक रोग कहा जाता है, वो है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या करता है? ये जल के संतुलन का कार्य करता है। इसके बाद हमने देखी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन स्त्रावित होता है, वो है मिलेटोनिन हार्मोन। तेज प्रकाश जब होता है तब ये कम स्त्रावित होता है और मंद या अंधकार, मंद लाइट या फिर अंधकार में ये अधिक मात्रा में स्त्रावित होता है। और किसको प्रमोट करता है? सोने को प्रमोट करता है। इसीलिए ये क्या करता है? स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है और इसी का एक नाम है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक और इसी को कहते हैं थर्ड आई। थर्ड आई क्यों? क्योंकि ब्रेन के सेंटर में स्थित होती है और
लाइट के लिए ये सेंसिटिव होती है। इसके बाद हमने देखी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से निकलता है थाइमोसिन हार्मोन। ये जो थाइमोसिन हार्मोन है वो इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होता है। ये एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि अपने अंदर इम्यूनिटी सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं या फिर उनका मैच्योरेशन करते हैं। और ये जो थाइमस ग्रंथि है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार छोटा होता जाता है। तो कल हमने यहाँ तक देखा था। आज हम क्या देखेंगे? हमारी जो पीयूष ग्रंथि वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड हमने देख ली और एक हमारी बची है जो इस जगह पर स्थित होती है। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्रंथि। तो आज हम देखेंगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड, इसकी पोजीशन आपको पता है, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में इसको देखा है कि ये कहाँ पर स्थित होती है। ये गले के इस जगह पर स्थित होती है। क्या होता है? यहाँ पर स्थित होती है ट्रेकिया। गले में इस जगह पर स्थित होती है श्वास नली। इसको क्या कहेंगे हम? ट्रेकिया। और हिंदी में इसे कहेंगे श्वास नली। इसी श्वास नली के चारों तरफ, इसी के आगे पीछे ये ग्रंथि जो है थायराइड ग्लैंड वो स्थित होती है। किस तरीके से होती है? ये कुछ इस तरीके से इसके चारों ओर स्थित होती है। कौन स्थित होती है? हमारी थायराइड ग्लैंड। और इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है? इसका शेप है एच आकृति का। एच आकृति, एच शेप है इसकी। ठीक है, ये हमने देखा थायराइड ग्लैंड कैसी दिखती है। अब क्या होता है? ये जो थायराइड ग्लैंड है इसको प्रेरित करने का काम भी कोई और करता है। अब वो काम कौन करेगा? आप देखिए, मैं आपको आगे की स्लाइड में लेके जाती हूँ जहां हम पढ़ रहे थे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में हमने कुछ हार्मोन्स के नाम लिखे थे। उसमें से हमने एक हार्मोन लिखा था TSH। इस TSH का पूरा नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम है। मींस क्या करेगी ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगी। थायराइड ग्रंथि को उसके कार्य को करने के लिए स्टिमुलेट मींस प्रेरित करेगी। तो हम अगेन चलते हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसको इसके कार्य को करने के लिए कौन प्रेरित करेगी? TSH। TSH हार्मोन का सिक्रेशन होगा किससे? पीयूष ग्रंथि से। और वो थायराइड ग्रंथि को इसके कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगी, स्टिमुलेट करेगी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब क्या होता है कि हम जो है वो भोजन में क्या लेते हैं? हम भोजन में लेते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्व में एक पोषक तत्व हम क्या लेते हैं? खनिज लवण। और उस खनिज लवण में हम क्या लेते हैं? खनिज लवण में हम लेते हैं आयोडीन। खनिज लवण में हम क्या लेते हैं? आयोडीन। ये मैंने ब्लड वेसल बनाई और इस ब्लड वेसल से, क्योंकि आयोडीन हम भोजन से ले रहे हैं, उस भोजन को हम सबसे पहले क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। फिर डाइजेस्ट करने के बाद उसका अवशोषण करेंगे। और वो अवशोषण कहाँ पर होगा? इस ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में हमारा आयोडीन प्रेजेंस होगा। अब ये क्या करेगा? ये आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है ये आगे देख लेते हैं हम। ये थायराइड ग्लैंड हमने यहाँ पर छोटी बनाई है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये थायराइड ग्लैंड हमने थोड़ा बड़ा बना दिया। अब क्या होगा? I2 आएगा हमारा ब्लड वेसल से। ये क्या है? ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल से I2 यहां पर आएगा थायराइड ग्लैंड में, यहां पर आया I2। अब ये I2 क्या करेगा? इस ही थायराइड ग्लैंड में एक प्रोटीन होती है। इस ही थायराइड ग्लैंड में क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। उसका क्या नाम है? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है? थायरोग्लोबुलिन
थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से ये अटैच होगा कौन, आयोडीन। और इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में एक एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन का हमने देखा था कि प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड्स से। तो इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में एक एमिनो एसिड होता है, और वो एमिनो एसिड कौन सा होता है, वो होता है यहाँ पर टायरोसिन। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, टायरोसिन एमिनो एसिड यहाँ पर होता है। इस अमीनो एसिड की यहाँ पर मुख्य भूमिका है, इसीलिए हमने इसको अलग से लिखा, क्योंकि एक प्रोटीन है तो इसमें और भी अमीनो एसिड पाए जाएंगे, पर इसमें एक अमीनो एसिड है टायरोसिन अमीनो एसिड। ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है उससे हमारा, जैसे कि ये मैंने एक थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनाई, मान लीजिए ये एक थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, और इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में टायरोसिन उपस्थित है, मींस ये एक टायरोसिन बना दिया, ये एक टायरोसिन बना दिया, ये एक टायरोसिन बना दिया। इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में टायरोसिन प्रेजेंस है। अब ये क्या करेगा, आयोडीन आएगा, आयोडीन एक ही थोड़ी आएगा, जो ये रक्तवाहिनी है उसके माध्यम से बहुत सारे आयोडीन यहाँ पर आएंगे। अब ये आयोडीन यहाँ पर आए तो ये किससे अटैच हो जाएंगे, इस टायरोसिन से ये अटैच हो जाएंगे। इस टायरोसिन से एक आयोडीन अटैच हो गया, एक आयोडीन यहाँ पर अटैच हो गया, इससे एक अटैच हो गया, इससे दो अटैच हो गए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्रिया होती है। ये एक प्रतीकात्मक आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है कि ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है उसमें टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, और उस टायरोसिन अमीनो एसिड से आयोडीन बाउंड करता है किसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो क्या बनाता है, हम जो ये पूरी प्रोसेस देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको थायराइड ग्लैंड से स्त्रावित होने वाले हार्मोन का पता करना है कि वो कौन सा हार्मोन है। तो हम उस हार्मोन के बनने की प्रोसेस यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, जहां पर दो आयोडीन प्रेजेंट है, जहां पर दो आयोडीन प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन। क्या कहेंगे, जिस उसको हम, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, जहां पर एक आयोडीन है उसको हम क्या कहेंगे, मोनो आयोडो टायरोसिन। क्या कहेंगे, मोनो मीन्स एक ही आयोडीन है, आयोडो मीन्स आयोडीन, और टायरोसिन मीन्स ये जो टायरोसिन है वो, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनो आयोडो टायरोसिन। और जहां पर हमारे दो आयोडीन प्रेजेंस है, आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल है, दो, तो जहां पर दो आयोडीन प्रेजेंस है उसको हम क्या कहेंगे, डाई आयोडो टायरोसिन। क्या कहेंगे, डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा क्या बन गया, मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन। अब ये ही क्या करते हैं, मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो, यही आगे जुड़ जुड़ के जो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है, उस हार्मोन का क्या नाम है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से, इसीलिए थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये क्या करेंगे, ये उस थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आप, क्या होगा, जब एक मोनो आयोडोटायरोसिन प्लस एक डाई आयोडोटायरोसिन मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ट्राई आयोडोटायरोसिन। क्या बनेगा, एक मोनो आयोडोटायरोसिन और एक डाई आयोडोटायरोसिन, ये दोनों मिलकर बन गए एक, और दो मिलके क्या बनाएंगे, तीन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा ट्राई आयोडो टायरोसिन, ट्राई आयोडो टायरोसिन। इसको हमने क्या लिखा यहाँ पर, टायरोसिन, लेकिन ऊपर तो हमने इसको टायरोसिन लिख दिया, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो इसको हम दूसरी तरीके से पुकारते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, थायरोनीन। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टायरोसिन ना लिखकर इसको हम लिखेंगे थायरोनीन, मोनो आयोडो थायरोनीन, डाई आयोडो थायरोनीन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई आयोडो थायरोनीन। अब ये जो ट्राई आयोडो थायरोनीन है इसको क्या कहते हैं, T3। ये भी एक
हार्मोन होता है जो कि स्रावित होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से। तो एक हार्मोन तो क्या हो गया, ट्राई आयोडोथायरोनिन। एक हार्मोन हमारा क्या हो गया, ट्राई आयोडोथायरोनिन। और एक क्या होगा, एक क्या होगा, ये जो डाई आयोडोथायरोनिन है वो दो जुड़ेंगे, एक डाई आयोडोथायरोनिन प्लस एक डाई आयोडोथायरोसिन। तो ये जुड़ के क्या बनाएंगे, ये जुड़ के हमारे बनाएंगे टेट्रा। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन इन्होंने बनाया, किसने बनाया, डाई आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन, इनने मिलकर क्या बनाया, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है इसको कहा जाता है T4। टेट्रा आयोडोथायरोनिन को कहा जाता है T4। और वास्तव में जो थायरोक्सिन हार्मोन हम जिसे कहते हैं वो कौन सा होता है, यही T4। तो ये जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन हमने बनाया इसी को क्या कहेंगे, थायरोक्सिन। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चे इनको पढ़ सकते हैं, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स। लाइक ये ट्राई आयोडोथायरोनिन इंग्लिश में लिखा है तो इसी को आप हिंदी में कन्वर्ट करके इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बाइलिंगुअल चल रहा है। तो ये जो है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, उसी को हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन। और यही मेन हार्मोन होता है, यही क्या है हमारा मेन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। मेन हार्मोन, मेन हार्मोन क्यों कहा हमने, क्योंकि यही जो हार्मोन है वो हमारा 80% स्रावित होता है। कितना स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड से, लगभग 80%, लगभग 80% होता है हमारा टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और बाद में क्या होता है, बाद में ये जो ट्राई आयोडोथायरोनिन यहाँ पर बना है ये भी टेट्रा आयोडोथायरोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन भी इसी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिए इसके हार्मोन। इसके हार्मोन आपको इजीली दिख सके इसीलिए इसको दूसरे कलर से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, अंडरलाइन क्या पूरा बॉक्स ही बना देती हूँ। तो ये इसके दो हार्मोन हमने देख लिए, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का क्या नाम है, उस हार्मोन का नाम है यहाँ पर कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये तो है फर्स्ट, ये है सेकंड, और थर्ड कौन सा है, थर्ड है हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन, हार्मोन को मैं एच से ही लिख रही हूं तो आप समझ जाइएगा इसे। तो थर्ड हार्मोन कौन सा है, थर्ड हार्मोन है यहाँ पर कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो ये हमने इसके हार्मोन देख लिए। अब हमको क्या देखना है, इनका फंक्शन भी देखना है कि ये जो हार्मोन हमने यहाँ पर देखे ये फंक्शन क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका फंक्शन देख लेते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन का। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हमने T4 बनाया था उसका फंक्शन। अब इस T3 के T4 के फंक्शन क्या है, इसका फर्स्ट फंक्शन होता है BMR में, BMR को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, ये हमारी BMR को बढ़ा देता है। अब ये BMR क्या होती है, BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचय दर। हिंदी में क्या कहा जाता है, आधारी उपापचय दर। मैं जब इनको बोलती हूँ तो उसी के साथ साथ आप भी बोला करें ताकि ये जो आपको ये टर्म्स होती है बायो की वो अच्छे से याद हो जाए और रिवाइज करें तो फिर आपको और बेहतर तरीके से ये याद हो जाए। तो आधारी उपापचय दर इसको कहा जाता है। ये क्या होती है,
हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी के कार्य को मिलाकर क्या कहा जाता है, बीएमआर। क्या होता है, बॉडी के ऑल ऑर्गन्स के कार्य को मिलाकर क्या कहा जाता है, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचय दर। अब हमने क्या किया, ऑल ऑर्गन्स के कार्य को मिलाकर बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा, और यहाँ पर क्या कहा कि ये यहाँ पर बढ़ जाती है, किसकी वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से, T4 की वजह से। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट की वजह से जो हार्ट रेट है, हृदय धड़कन है, वो तेज हो जाती है। क्या होता है, हृदय धड़कन तेज हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। और इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी ये निश्चित बनाए रखता है, किसके माध्यम से, बीएमआर के माध्यम से। बॉडी के टेम्परेचर इसको भी स्थिर बनाए रखता है। क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो फंक्शन बढ़ेंगे तो ऊर्जा भी अधिक उत्पन्न होगी, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और उस बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, T4। इसीलिए क्या करता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, ये हमने इसका थर्ड फंक्शन देख लिया। इसके अलावा ये क्या करेगा, एंजाइम प्रोटीन इनके सिंथेसिस को भी बढ़ा देगा। क्या कर देगा, एंजाइम के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। और क्या करेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देगा, प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ा देगा। और इसके अलावा क्या करेगा, इसके अलावा ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन को प्रेरित करेगा। क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ये करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन से जब ग्लूकोज बनता है वो जब टूटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रमोट करेगा। तो ये इसके आधारी उपापचय दर बढ़ गई, इसीलिए इसी से कनेक्ट होते हुए ये हमने इसके फंक्शन देख लिए। फिर हमने देखा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा और क्या करता है ये, इसके अलावा ये शारीरिक विकास, फिजिकल ग्रोथ क्या करता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आर्थिक लैंगिक विकास, उसको उस पर ये नियंत्रण करता है। क्या करता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मेंटल हेल्थ और लैंगिक विकास। क्या करता है, शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है और लैंगिक विकास ये करता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और लैंगिक विकास ये करता है, इन पर ये नियंत्रण रखता है। इंपॉर्टेंट हार्मोन है, अच्छे से इसके फंक्शन देखें। फर्स्ट हमने देखा बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है और उसी से जुड़े हुए ये सारे कार्य करता है। फिर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस होता है, एटीपी बढ़ जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखने का काम करता है। शारीरिक, मानसिक और लैंगिक विकास पर ये नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये हमने इसके फंक्शन देख लिए। अब क्या देखेंगे हम, फंक्शन हमने देख लिए हार्मोन के। अब हमें क्या देखना है, हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो T4 की कमी से होने वाले रोग हमको देखने हैं। T4 की अगर कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या होता है। फर्स्ट रोग हम देखेंगे इसमें, गाइटर या घेंगा या गलगंड। क्या देखेंगे, गाइटर
या इसी को कहा जाता है घेंगा, और या फिर इसी को कहा जाता है गलगंड। क्या कहा जाता है? गलगंड इसको कहा जाता है। गाइटर, घेंगा या फिर गलगंड। गाइटर, घेंगा या फिर गलगंड। क्या होता है इस हार्मोन में, इस रोग में क्या होता है? जो कि होता है थायरोक्सिन की कमी से। इसमें क्या होता है, हमारे भोजन में किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी। क्या होता है, हम जो फूड लेते हैं उसमें हो जाती है आयोडीन की कमी। फूड में आयोडीन की कमी होती है तो क्या होगा, इसकी वजह से जो थायरोक्सिन हार्मोन बन रहा था वो किससे बन रहा था? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन किससे बन रहा था? डाई आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन उनके मिलने से। और वो कैसे बन रहे थे? जब हमारी जो ये थायराइड ग्लैंड है उसमें भोजन के माध्यम से I2 आ रहा था, तो भोजन में I2 की कमी हो जाएगी तो किसकी कमी हो जाएगी? थायरोक्सिन हार्मोन की। T4 की भी कमी हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि T4 की कमी है तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, वो अपने आकार को बढ़ा लेगी कि उसको लगेगा कि T4 बन नहीं रहा है, तो वो फूल जाती है और अपने आकार को बढ़ा लेती है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड यहाँ पर फूल जाएगी और ये अपने आकार को बड़ा कर लेगी। और इसी रोग को क्या कहा जाता है? इसी रोग को कहा जाता है गाइटर, घेंगा या फिर गलगंड। और क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये रोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये रोग अधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि उनको जो उनके फूड और न्यूट्रिशन जो है उनका, उसमें उनको आयोडीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाना। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा गाइटर, घेंगा या फिर गलगंड। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है? नेक्स्ट जो रोग है उसका नाम है, देखिए आप जब भी मेंस में आंसर राइटिंग करें तो क्या करें, जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है तो उसको अलग से शो करने के लिए उसको इस तरह से आप पूरी बॉक्स में बंद कर सकते हैं, तो वो अलग से शो हो जाएगा और जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी अलग से दिखेगा। सेकंड हमने क्या देखना है? सेकंड हमें देखना है क्रिटिनिज्म। सेकंड डिजीज क्रिटिनिज्म या फिर है अवटु वामनता, या फिर इसी का नाम है एक और जड़ वामनता। जड़ वामनता, क्रिटिनिज्म, अवटु वामनता या फिर है जड़ वामनता। आप अगर इंग्लिश टर्म अगर याद कर रहे हैं तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि अवटु वामनता या जड़ वामनता हो सकता है लिखा भी ना आए, ओनली क्रिटिनिज्म वहां पर लिखा हुआ आए कि क्रिटिनिज्म को आप डिस्क्राइब कीजिए क्या होता है। तो क्रिटिनिज्म में क्या होता है, हमने देखा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, शारीरिक मानसिक और लैंगिक विकास को नियंत्रण करता है। लैंगिक विकास को कौन करता था नियंत्रण? थायरोक्सिन हार्मोन। शारीरिक, मानसिक और लैंगिक विकास को। और इस रोग में क्या होता है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा और लैंगिक विकास नहीं होगा। शारीरिक विकास यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो शारीरिक विकास नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर किसी की भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसको कहा जाता है ड्वार्फिज्म। क्या कहा जाता है? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मीन्स बोनापन। ड्वार्फिज्म या फिर बोनापन। और मानसिक विकास नहीं होगा, तो मानसिक विकास नहीं होगा तो क्या होगा? जो बच्चा होगा वो मंद बुद्धि का पैदा होगा। मानसिक विकास अगर नहीं होगा
तो जो बच्चा होगा यहाँ पर वो मंद बुद्धि का पैदा होगा और इसे हम क्या कहेंगे, मेंटल रिटार्डनेस यहाँ पर आ जाएगी, मेंटल रिटार्डनेस यहाँ पर आ जाएगी, मीन्स मंद बुद्धि यहाँ पर होगी बच्चे में। और लैंगिक विकास नहीं होगा तो क्या होगा, लैंगिक विकास नहीं होगा तो जो भी यहाँ पर ह्यूमन है जिसको ये रोग है वो क्या होगा, वो बंध्य होगा, वो स्टेराइल होगा, बंध्य होगा और इंग्लिश में स्टेराइल होगा, बंध्य या फिर स्टेराइल वो होगा। तो ये जो है, ये जो लक्षण है वो किसके हैं, क्रिटिनिज्म या अवटुवामनता या जड़वामनता, शारीरिक मानसिक और लैंगिक विकास नहीं होगा। और ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, ऐसे बच्चों को एक अलग नाम दे देते हैं हम, और वो नाम क्या है, वो नाम इसी के टॉपिक से रिलेटेड है, क्रिटिनिज्म से, उनको कहा जाता है क्रिटिन्स। क्या कहा जाता है, क्रिटिन्स, सीआर, क्रिटिन्स, क्रिटिन्स। क्रिटिनिज्म में बच्चे कौन से होते हैं, क्रिटिन्स। तो ये हमने जो सेकंड डिजीज है जो कि होती है थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, वो हमने देख ली। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट हमको एक और डिजीज देखनी है जो कि इसी ग्रंथि से रिलेटेड है, और वो डिजीज कौन सी है, वो है मिक्सीडेमा, मिक्सीडेमा, मिक्सीडेमा उसको कहा जाता है। साथ साथ आप बोलिए क्या उसको कहा जाता है, मिक्सीडेमा। हिंदी में भी इसको इसी तरह से लिखना है, मिक्सीडेमा। इसमें क्या होता है, इसमें जो वयस्क व्यक्ति है, प्रौढ़ जो है, प्रौढ़ जो है उनमें T4 की कमी हो जाती है। अगर कोई भी वयस्क व्यक्ति है, कोई भी मैच्योर है, उसमें अगर T4 की कमी हो जाती है तो क्या होगा, वो क्रिटिनिज्म वाले लक्षण तो होंगे ही सही, क्रिटिनिज्म वाले लक्षण तो होंगे ही सही। इसके अलावा यहाँ पर और क्या लक्षण होंगे, इसके अलावा यहाँ पर जो स्किन है वो मोटी हो जाती है। स्किन कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। और इसके अलावा और क्या होता है, स्किन मोटी हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। और इसके अलावा हेयर फॉल होने लग जाता है। और इसके अलावा मेमोरी पावर पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा क्या होता है, जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है प्रौढ़ व्यक्ति में, उसकी वजह से क्रिटिनिज्म के लक्षण तो होते ही हैं, उसके अलावा स्किन मोटी हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और हेयर फॉल का वहां पर प्रॉब्लम होता है। इसे कहते हैं मिक्सीडेमा। नेक्स्ट उपचार कौन, सॉरी नेक्स्ट जो डिजीज है जो कि होती है इस हार्मोन से रिलेटेड, वो कौन सी है, वो है हाशिमोटो का रोग। क्या है उसका नाम, हाशिमोटो का रोग। अब ये रोग क्या होता है, हाशिमोटो का रोग, इसमें क्या होता है कि अगर थायराइड ग्लैंड में अगर कोई भी मिसफंक्शन वो कर रही है और उससे रिलेटेड हम कुछ औषधियां लेते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले चलो एक चीज हम यहाँ पर समझ लेते हैं। कोई भी रोग कारक है, अलग से इसको समझिए आप, कोई भी रोग कारक जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इसको हम एक विशिष्ट नाम से पुकारते हैं, इसको हम एक विशिष्ट नाम से बुलाते हैं। और वो क्या है, अगर वो रोग कारक है तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन। अगर कोई भी रोग कारक हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहेंगे, एंटीजन। और इस रोग कारक से लड़ने के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है,
एंटर करने के बाद कुछ दिनों में हमारी बॉडी उस रोग कारक के लिए खुद से कोई हथियार बना लेती है ताकि इस रोग कारक को नष्ट किया जा सके। और वो जो हथियार बनाती है इस रोग कारक को नष्ट करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। इनको आप ब्लड ग्रुप वाले से मिक्स ना करें। एंटीजन और एंटीबॉडी ये भी होते हैं। एंटीबॉडी मीन्स हमारी रोग कारक से हमारी इम्यूनिटी के लिए जो होती है वो एंटीबॉडी होती है, और एंटीजन रोग कारक होता है। तो हाशिमोटो के रोग में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में अगर कोई भी समस्या है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ मेडिसिन ली जाती है, कुछ दवाइयां ली जाती है, कुछ दवाइयां ली जाती हैं। तो इन दवाइयों को लेने के बाद क्या होता है कि कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करेगी? इन दवाइयों को क्या समझेगी? इन दवाइयों को समझेगी एंटीजन, कि ये कोई बाहरी कारक है, रोग कारक है जो थायराइड ग्लैंड में मतलब हमारी बॉडी में प्रवेश कर चुका है। तो इन औषधियों को, इन दवाइयों को क्या समझेगी? एंटीजन। एंटीजन समझती है। ठीक है, एंटीजन समझ लिया। तो अब आगे क्या होगा? एंटीजन समझने के बाद आगे वाली प्रोसेस चालू हो जाती है कि बनाएगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्यों बनाएगी? क्योंकि उसको लगता है ये कोई पैथोजन है और इसको हमको किल करना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? एंटीबॉडी यहाँ पर बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाता है। क्या हुआ? दवाइयों को तो एंटीजन समझ लिया, एंटीजन मीन्स पैथोजन, और उसके खिलाफ हमने जो हथियार बनाते हैं, जो हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी में जो काम में आते हैं, जब हम कोई भी, जैसे कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया तो हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडी बन जाती है। जैसे कि हमारे कोरोना वायरस के टाइम टीका लगा था, तो उस टीके में भी क्या था? टीका लगने के बाद हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडी बन गई थी और उस कोरोना वायरस से वो लड़ सके, इसीलिए क्या बनी थी? एंटीबॉडी। तो यहाँ पर भी क्या होता है? एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी यहाँ पर बन गई। अब क्या होगा? ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी क्या करेगी? जो थायराइड ग्लैंड है खुद से ही, थायराइड ग्लैंड, इसी को ये नष्ट कर देगी। एंटीबॉडी बन गई और ये क्या करेगी? ये जो थायराइड ग्लैंड है उसी को ही ये नष्ट कर देगी। और इसी रोग को क्या कहा जाता है? हाशिमोटो का रोग। और क्योंकि क्या हो रहा है? हमारी इम्यूनिटी यहाँ पर वर्क कर रही है और इम्यूनिटी नेगेटिव सेंस में वर्क कर रही है। तो इसे क्या कहेंगे? ये जो डिजीज है इसको क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज। क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या कर रहा है? थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर रहा है। इसीलिए ये जो डिजीज है उसे क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सी डिजीज? हाशिमोटो का रोग। इतना डिटेल में आपके वैसे आरएस के सिलेबस में नहीं आगा, और बाय चांस अगर आ भी जाता है तो आप इसको इजीली वहां पर डिस्क्राइब कर पाओ, इसीलिए ये पढ़ाया गया है। हाशिमोटो का रोग हमने देख लिया। अब क्या देखना है हमको? ये तो हमने क्या देखे कि थायराइड जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, उसकी कमी से होने वाले रोग। अब आगे हमको क्या देखने हैं? थायरोक्सिन हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है, किसकी अधिकता हो जाती है? अगर T4 की अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन से रोग पैदा होते हैं? T4 की अधिकता से कौन से रोग पैदा होते हैं? तो इसकी वजह से एक रोग पैदा होता है और उस रोग का क्या नाम है? उस रोग का यहाँ पर नाम है एक्सोप्थेल्मिक गाइटर। क्या है? एक्सोप्थेल्मिक गाइटर। एक्सोप्थेल्मिक गाइटर उस रोग का नाम है जो कि किससे होता है? T4 की अधिकता से। कौन सा रोग है? एक्सोप्थेल्मिक गाइटर। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में
जो हमारे नेत्र गोलक है, जो हमारे आई बॉल है, वो बाहर की साइड आ जाती है। एक्सोप्थेल्मिक गाइटर में क्या होता है, हमारी जो ये आई नेत्र गोलक है वो क्या होंगे, वो बाहर की साइड आ जाते हैं। एक्सोप्थेल्मिक, एक्स मीन्स बाहर, ऑप्थेल मीन्स आई से रिलेटेड, एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, बाहर, और ये ऑप्थेल, जहां पर भी ये ऑप्थेल्मिक टाइप का वर्ड आ जाए वो किससे रिलेटेड होता है, आई से रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो नेत्र गोलक है वो बाहर की साइड आ जाएंगे। क्या होगा, नेत्र गोलक बाहर की साइड आ जाएंगे, किसमें, एक्सोप्थेल्मिक गाइटर में। अब इसके अलावा और कौन सी डिजीज है जो कि होती है T4 की अधिकता से, तो उसमें एक और डिजीज है ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज, इसका आप नाम ही याद रखें, डिटेल में पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो एक्सोप्थेल्मिक गाइटर और ग्रेव डिजीज ये हमने किससे देखा, T4 हार्मोन की अधिकता से। अब हमारा एक और हार्मोन बाकी है, आपको बताया था मैंने, थर्ड हार्मोन कौन सा है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब उस कैल्सीटोनिन हार्मोन के फंक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने क्या बनाई थी, ये बनाई थी हमने थायराइड ग्रंथि। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि में कुछ सी आकृति की सेल पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि में कुछ सी आकृति की सेल्स पाई जाती हैं, और ये सेल्स ही क्या करती है, ये सेल्स ही कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। क्या करती है, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन सिक्रेशन करती है, सी आकृति की कोशिकाएं, जो कि कहां पर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि की दोनों लोब्स के बीच में। और थायराइड ग्रंथि को ये जो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, इस्थमस, इस्थमस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन। और ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो क्या काम करता है, ये हम आगे देखेंगे। इसके पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, हम अगेन बना लेते हैं थायराइड ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि है इसी में क्या होता है, इसी में साइड में, थायराइड ग्रंथि के साइड में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, और ये कोशिकाएं मिलकर क्या, ये भी एक ग्लैंड के रूप में काम करती है। और वो कौन सी ग्रंथि है, वो है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का नाम हमने देखा था जब हम ग्लैंड्स की लोकेशन वाइज उनको डिनोट कर रहे थे। तो कहां पर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि जो है उसी की साइड में इस तरीके से संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसी से भी एक और हार्मोन सिक्रेशन होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उसे कहा जाता है पैराथार्मोन। क्या कहा जाता है, पैराथार्मोन, या फिर इसे कहा जा सकता है पैराथायरॉइड हार्मोन। क्या कहा जा सकता है, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन होता है। अब क्या हमको क्या देखना है, हमारे पास दो हार्मोन अभी बाकी है जिनके फंक्शन हमें देखने हैं। एक है सी सेल्स से निकलने वाला कैल्सीटोनिन और एक है हमारा पैराथायराइड हार्मोन। तो इन दोनों के फंक्शन हम साथ में देखेंगे। साथ में क्यों देखेंगे, क्योंकि इन दोनों के फंक्शन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल हमने बना दी, और ये जो हार्मोन है
वो किस किस ऑर्गन पर इफेक्ट करते हैं, तो वो ऑर्गन भी हम यहाँ पर बना देते हैं ताकि हमको इनका वर्क इजीली समझ में आ सके कि ये क्या वर्क करते हैं। तो ये किस पर इफेक्ट करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी का एक ऑर्गन, और वो कौन है, वो है, ये क्या बनाया है मैंने बताइए, ये है बोन, बोन पर इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमारी जो यूरिन है उसके फॉर्मेशन का काम कौन करता है, किडनी उसके फॉर्मेशन का काम करती है। और किडनी में भी कौन करता है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन भी यहाँ पर इफेक्ट होता है। नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस तरीके की होती है, ये हमने बना दिया यहाँ पर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इससे इफेक्ट होता है। और इसके अलावा और कौन इफेक्ट होता है इन दोनों हार्मोन से, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में मेनली एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पर होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है छोटी आंत में। तो ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोटी आंत, छोटी आंत, ये डुडेनम, ये जेजुनम और ये इलियम वाला पार्ट, और इसी के साथ ये हमारी बड़ी आंत मैंने यहाँ पर बना दी। क्या कर दिया, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। और ये क्या है, नेफ्रॉन। तो इधर की साइड हमको एक हार्मोन का फंक्शन देखना है, और हम इधर की साइड भी एक ब्लड वेसल बना देते हैं ताकि दोनों का फंक्शन हम एक साथ देख सकें। अब इधर की साइड हम क्या देखेंगे, इधर की साइड हम देखेंगे कैल्सीटोनिन के फंक्शन। इधर की साइड हमको कौन से का फंक्शन देखना है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन किससे, थायराइड ग्लैंड से। तो इधर की साइड हम देखेंगे कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। और इधर की साइड, इधर की साइड हम देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन से रिलेटेड उसके फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आज की क्लास में जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हमने पढ़ा था। वेट अ सेकेंड, देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ इनको आप एज इट इज आपकी कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो चीजें होती है जो कि ये क्या है, एक शॉर्ट नोट्स टाइप में है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ने जाएंगे तो लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा टिपिकल होती है, उसको पढ़ना बहुत टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। उसको आप एक बार के लिए पढ़ ले, पढ़ने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इनको भी लिखेंगे तो लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए ये बहुत ईजी चीजें होती है। तो हमने देखी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, एच आकृति की होती है, ट्रेकिया के चारों तरफ पाई जाती है। भोजन से हम क्या लेते हैं, आई टू जाता है थायराइड ग्लैंड में। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में टायरोसिन से वो कनेक्ट होता है और क्या बनाता है, मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन। मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राईआयोडोटायरोसिन। और डाईआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर क्या बनाते हैं, टेट्रा आयोडोटायरोसिन। और उसी को क्या कहा जाता है, थायरोक्सिन। इसके अलावा एक और हार्मोन है कैल्सीटोनिन। हमने T4 के फंक्शन देखे कि क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन कि ये बीएमआर को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, एंजाइम्स प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, सॉरी बड़ा मतलब उसको रेगुलेट कर देता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ये कार्य करता है। शारीरिक, मानसिक और लैंगिक विकास को ये नियंत्रित करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को ये करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हो जाता है घेंगा, गाइटर या गलगंड। इसमें क्या होता है, अगर आयोडीन की कमी हमारे भोजन में है तो उसकी वजह से
ये T4 हार्मोन है वो कम सिक्रेट होगा और हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ पर फूल जाएगी और बड़ी हो जाएगी। इसको ही कहा जाता है घेंगा या गाइटर या गलगंड। पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि वहां पर पानी में आयोडीन की मात्रा कम होती है, भोजन में उनको आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ये रोग अधिक होता है। नेक्स्ट रोग हमने क्या देखा, क्रिटिनिज्म या अवटुवामनता या जड़वामनता। इसमें क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और लैंगिक तीनों विकास ही अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसकी वजह से डॉर्फिज्म आ जाता है, मेंटल रिटार्डनेस आ जाता है और स्टेराइल इनफर्टिलिटी वहां पर आ जाती है। और ये जो लक्षण है जिसमें जिन बच्चों में प्रकट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रिटिन्स उनको कहा जाता है। नेक्स्ट रोग हमने क्या देखा, मिक्सिडेमा। अगर क्या होता है, प्रौढ़ में, वयस्क में T4 की कमी हो जाती है तो ये क्रिटिनिज्म वाले लक्षण तो प्रकट होते ही हैं, उसके साथ स्किन मोटी हो जाती है और हेयर फॉल का इश्यू हो जाता है और स्मरण शक्ति वहां पर उनकी कमजोर हो जाती है। एंटीजन एंटीबॉडी हमने देखी कि क्या होती है। फिर देखा हमने हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो का रोग क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में अगर कोई उसमें मिस फंक्शन वो कर रही है तो उससे रिलेटेड हम ड्रग्स लेते हैं, औषधियां लेते हैं, दवाइयां लेते हैं। तो उन दवाइयों को ये हमारी थायराइड ग्लैंड क्या समझ लेती है, एंटीजन समझ लेती है और उनके खिलाफ क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। और एंटीबॉडी बनके क्या करती है वो एंटीबॉडी, थायराइड ग्लैंड खुद को ही वो नष्ट कर देती है। इसीलिए इसको, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ऑटो इम्यून डिजीज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा इसकी अधिकता से क्या होता है, इसकी अधिकता से होता है एक्सोथेल्मिक गाइटर। इसमें क्या होता है, नेत्रगोलक बाहर की साइड आ जाते हैं। इसके अलावा एक और डिजीज देखी, ग्रेव डिजीज। फिर हमने देखा जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो किससे सिक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड में ही एक सी आकृति की कोशिकाएं पाई जाती है, उनसे सिक्रेशन होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। और थायराइड जो ग्लैंड है उसी के साइड में वहां पर क्या पाई जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, पेराथा हार्मोन या पेराथार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। और ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है जो कि थायराइड से हुआ, और ये पैराथायराइड हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से हुआ, इन दोनों के फंक्शन हम एक साथ देखेंगे। और ये किस किस को इफेक्ट करते हैं, ये सबसे पहले बोन को इफेक्ट करते हैं, मीन्स 3 ऑर्गन को ये मेनली इफेक्ट करेंगे, बोन को और नेफ्रॉन को और एलिमेंट्री कैनाल को। तो इनका जो फंक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आप इसको रिवाइज करके आए। थैंक यू।